First of all, let me introduce myself. My name is Dr. Mohammad Sohail. I did my PhD in zoology from the University of the Punjab. और इसके साथ मैंने न्यूकासल यूनिवर्सिटी यूके में अपनी रिसर्च का कुछ पार्ट कंप्लीट किया था। एक एचईसी का प्रोग्राम है, उसके अंडर आप लोग भी अगर कोई पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। कुछ चीज़ें जस्ट फॉर योर मोटिवेशन और मैं अपने इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस करूंगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम क्लास जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों तक स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों तक? जी सर। जी सर, हो रही ओके। यस सर, हो रही है। देयर आर सम डिस्टिंक्शन एंड अवार्ड्स इन माय सीवी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 6 मंथ स्कॉलरशिप टू न्यूकासल यूनिवर्सिटी विन किया था पाकिस्तान में, जो कि एक इरसी प्रोग्राम होता है अंडर एचईसी पाकिस्तान। और आप अपनी रिसर्च का कोई पार्ट जो है वो 6 to 8 मंथ्स के लिए किसी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, आप उनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सेकेंडली जो डीपीसीसी स्कॉलरशिप है, ये एक डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये भी मैंने विन किया ड्यूरिंग माई पीएचडी 2012 to 2015। और ये एक अमाउंट जो कि मुझे पर मंथ जो है वो मिलती रही। आई एम डायरेक्ट सिलेक्टी एज असिस्टेंट प्रोफेसर बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। और मैंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट क्वालिफाई किया, देन इंटरव्यू क्वालिफाई किया, और डायरेक्ट मैं 18 ग्रेड के अंदर जो है वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ था। सो देयर आर सम डिस्टिंक्शन एंड अवार्ड। फर्दर आपके कुछ इंटरेस्ट में रिसर्च इन द लाइमलाइट, अभी भी आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर देखेंगे तो वहाँ पे कुछ रिसर्च हैं जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में बेस्ट रिसर्च जो है वो वहाँ उन्होंने नोटिफाई की थी। और उसमें से ये मेरा जो रिसर्च थी, ये भी अभी तक वेबसाइट के अंदर भी आपको अवेलेबल होगी। सो अनदर मेरे ख्याल में एक ऑनर है, और आप लोगों के साथ जस्ट फॉर द मोटिवेशन आपके साथ शेयर की है कि अगर आप एफर्ट्स करें, हार्ड वर्क करें, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। ये बस हम इसके काबिल है, इससे ज़्यादा नहीं। आप कोई भी चीज़ जो कि आप सोच सकते हैं, यू कैन डू। और आप एक बड़ा ख्वाब देखें, एक बड़े आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होने चाहिए लाइफ के अंदर। और फिर उसके लिए एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, जो कि अपने अंदर एक एतमाद है कि हाँ मैं ये कर लूंगा, और उससे आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी आती है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज द टेक एक्शन। तो ये जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे आके आप डिफरेंशिएट होते हैं कि आपने एक्शन लिया कि नहीं लिया। क्या आपने जस्ट ड्रीम किया, आपने मोटिवेट भी थे, सेल्फ बिलीफ भी था, लेकिन जब काम करने की बारी आई, जब उसको जो है आप प्रोसीड करने की बारी आई, तो उस वक्त आप जो है वो बैकफुट पे चले गए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट होता है कि आपने एक्शन लिया। फॉर एग्जांपल, आपने प्लान किया ये हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने कहा जी हमने ये करना है, और बहुत से लोग पहले मोटिवेट होंगे। और अभी मैंने जो ऑब्जर्व किया है, शुरू में स्टार्ट करने में तो काफी लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही आगे 2 4 5 लेक्चर गुजरते हैं, तो साथ ही फिर जो है वो कोई क्लास मिस हो रही है, कभी कोई जो है वो टेस्ट मिस हो रहा है। तो ये चीजें फिर जो है ना, फिर कुछ लोग होते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं और जिनकी परसेंटेज कम होती है, और वो हैं लोग जो कि एक्शन ले रहे हैं और वो आगे अचीव कर लेते हैं। और मैंने लास्ट हमारा जो आप में से होंगे लेक्चर जोलॉजी बायोलॉजी का जो हमारा सेशन था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गर्ल्स का जो सेशन था उसमें 25+ जो है उन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया। और बहुत ज्यादा नंबर हैं ये हमारे उस सेशन के, और वो लोग थे जिन्होंने साथ साथ कंटिन्यू किया था। और मैं देख रहा था एंड पे नेम्स भी मैंने उनके वही देखे जो बार बार मेरे लेक्चर्स में आके, और वो क्वेश्चनिंग भी हो रही, सारा कुछ हो रही थी। तो वह चीजें साफ ज़ाहिर है, जब आप एक चीज को कंसिस्टेंसी जैसे करते हैं तो वो आप अचीव कर लेते हैं। वो उसमें जो हाफ हार्टेड होना या ऑन एंड ऑफ करना, तो उसमें रिदम नहीं रहता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप कोई भी काम करें, तो ये ज़हन में रखना है कि टेक एक्शन। अभी आपने पढ़ना है, बुक उठानी है, और वही एक टर्निंग पॉइंट है। और आप अपने आप को किसी तरह से भी मैनेज करके आप उसको बस स्टार्ट कर दें। एक दो आप स्टार्ट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आगे फर्दर जो आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर डिवेल्प होता जाएगा। सो एज फॉर एज जैसे मैंने कहा, माई स्टोरी, मैंने 2007 में अपनी एमएससी की पंजाब यूनिवर्सिटी से, फिर मैंने एमफिल किया, और फिर मैंने साथ ही पीएचडी इनरोल कर ली। ड्यूरिंग दैट मैंने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया, और उसमें मैंने टेस्ट काफ़ी दफ़ा क्वालिफाई किया। मेरा ख्याल है कि 2 दफ़ा जो है वो लेक्चरशिप के टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए।
राइट आफ्टर माई MSc इन 2008, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और हार्डली मैंने देखा कि मेरा कोई टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने क्वालिफाई ना किया हो। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कभी सिलेक्शन होनी, कभी बिल्कुल मार्जिन पे होना, तो कुछ चीज़ें वो बड़ा उसमें आ रहा था कि डिसहार्ट भी होता है बंदा सम टाइम। लेकिन एक फेलियर के बाद मैंने फिर उसको एज ए चैलेंज लिया। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने एमफिल स्टार्ट किया 2010 के अंदर, मैंने एमफिल कर लिया। अगेन मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसमें फिर से वही थोड़ा फेलियर हुआ। लेकिन फिर मैंने पीएचडी इनरोल की, पीएचडी में लग गया। लेकिन एक चीज के वो बंदा स्ट्रगलिंग में अगर रहता है, और आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी, उसके बाद वर्ल्ड एक्सपोजर मिला। और मैं जिन लोगों को पहले शायद समझ रहा था कि जो वो मेरे से बहुत आगे निकल गए हैं, उनको सिलेक्शन उनकी हो गई है, जो है वो जॉब के अंदर मेरी नहीं हुई, तो मैं फॉर द टाइम भी मुझे लग रहा था। लेकिन बाद में वही लोग फिर दोबारा मुझे देख रहे थे कि नहीं, आप भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, कि आपने पीएचडी भी की, फॉरेन एक्सपोजर भी है, आपकी इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी है। देन आफ्टर दैट डायरेक्ट मैं 18 ग्रेड यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो वो सिलेक्ट हुआ। तो बहुत से लोग जो उस वक्त लेक्चरर में सिलेक्ट हुए, तो स्टिल दे आर लेक्चरर्स, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, और अंदर मुझे 5 साल हो चुके हैं। एंड आई एम नेक्स्ट जो एलिजिबल हूँ, और पेंडिंग में है 19 ग्रेड में एसोसिएट प्रोफेसर में। तो ये चीज़ें जस्ट एज ए मोटिवेशन के, जब आप किसी चीज़ के लिए लगे रहते हैं तो आपको उससे ज़्यादा अच्छा मिलता है। आपको लगता है कि शायद मुझे ये चीज़ें जो है वो आप मेरे लिए, मैंने ये मिलना था मुझे और नहीं मिला, तो मेरे साथ को बहुत ज्यादती हुई, ऐसा नहीं है। उसमें जब आपकी हार्ड वर्क होती है और प्लान होता है, तो अल्लाह ताला आपको वो चीज़ देता है जो आपको कह रहे हैं कि मैं सोचा भी नहीं था इसके बारे में, और आप जो डिजर्व कर रहे होते हैं वो आपको मिलता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कोई भी फेलियर, हाँ इसमें एक चीज़ है कि आपने हार्ड वर्क लाजमी करना है। ये नहीं है कि आप कहें कि फेलियर हो गया और उसमें अपने काम भी ना किया हो, तो ये तो फिर इसका मतलब है कि ये अंडरस्टूड था कि ये होना है। तो आपने काम किया, हार्ड वर्क किया है, उसके बाद अगर को आपको चीज़ नहीं मिली, देन गो फॉर द नेक्स्ट, स्ट्रगल करते रहे, और कोई ज्यादा दूर दूर नहीं होता इंशाल्लाह। आप, ये हो ही नहीं सकता कि आप ने कोई चीज जो है उसके लिए स्ट्रगल की और वो आपको मिले। थोड़ा लेट जरूर हो सकता है, लेकिन वो आपकी जो हार्ड वर्क है वो लाजमी पे ऑफ होती है, वो आपको फायदा लाजमी देती है। तो इस वजह से ये चीज आपने ध्यान में रखनी है जी। आज का जो मैंने टॉपिक इसमें रखा है, जैसा कि वो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, क्योंकि आप वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से हैं। कुछ लोगों का डिग्री जोलॉजी, कुछ की बायोलॉजी होगी, प्लीज माइक बंद कर लो। कुछ फिजिक्स के हैं, कुछ की उर्दू है, और ये चीजें एवरीडे साइंस की आपको सबको ही करनी है जी। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो आज का टॉपिक है, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट हमने पार्ट को रखा है। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लें तो आपके जो एवरीडे साइंस के क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। सो देखें, न्यूट्रिएंट्स जो हैं जी, तो न्यूट्रिएंट्स में जैसे मैंने कहा कि हमारे रिक्वायरमेंट है डाइटरी न्यूट्रिएंट्स की, जो कि हम डिफरेंट सोर्स से जो है वो लेते हैं, जिसमें एनिमल सोर्स भी है, प्लांट है, फंजाई है, अदर जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स के लिए डिफरेंट सोर्स यूज करते हैं। Nutrients can be incorporated into cell for metabolic purposes or excreted by the cell to create non-cellular structures such as hairs, scales, feathers, exoskeleton। ये सारी चीजें एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस हैं जिनमें कोई स्ट्रक्चर है, वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही बनते हैं। अदरवाइज अगर हम इनटेक नहीं करेंगे इन केमिकल सब्सटेंसेस का, तो हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। Some nutrients can be metabolically converted into smaller molecule in the process of releasing energy, such as carbohydrates, protein, lipids, and fermentation products, ethanol, vinegar, leading to the end product of water and carbon dioxide। ये सारी की सारी चीजें जो है उस मेटाबॉलिकली जो कन्वर्जन होती है उसके अंदर आती हैं। और तीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमने इसको डिटेल में भी पढ़ना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये हमें स्पेसिफिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली एनर्जी इसके अंदर देते हैं। इसके अलावा एथेनॉल भी आ जाता है, ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन मेन एनर्जी सोर्स जो है ये तीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन। अच्छा, इसके हमारे हर लेक्चर के अंदर कुछ एमसीक्यू भी हम डिस्कस करेंगे साथ से आपके प्रैक्टिस के लिए, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं या अदर जो एजुकेटर्स के अलावा एग्जाम्स है उनके अंदर भी आए। न्यूट्रिएंट्स की जो टाइप हैं उसमें देखिए, फूड के अंदर दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो में जैसे वर्ड से पता चल रहा है,
दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, हमें ज्यादा तादाद में लेने होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, ये ज्यादा तादाद में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे वाइट। अच्छा जी, इसमें कुछ और न्यूट्रिएंट्स जैसा कि कैल्शियम, सोडियम है, potassium है, magnesium है, and chloride ion along with the phosphorus, sulfur, they are also listed as a macronutrient because they are required in large quantity as compared to micronutrient. इनकी ज्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो माइक्रो में है देखें इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये दो आपने याद रखने हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कई दफा इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आपने इसमें दो तरह के, एक तो न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई करना है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ये कई दफा इसमें सवाल है। न्यूट्रिएंट्स का भी, इसके बेनिफिट्स भी, इसका सोर्स भी, और दोनों में डिफरेंशिएट। जैसे विटामिन ए है, टी, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड, को क्यू एंजाइम 10, ये सारे के सारे जो है ये फैट सॉल्युबल है। और विटामिन सी और बी विटामिन जो है ये वाटर सॉल्युबल है। अब इसमें बेनिफिट्स इसकी क्या है? विटामिन ए आई हेल्थ के लिए है और हेल्दी सेल फंक्शंस के लिए है। ये आई वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन ए की। और इनका सोर्स कहाँ से? कैरेट है, होल मिल्क है, इनरिच सीरियल्स हैं, कलरफुल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सोर्स है इसका। विटामिन डी, इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आप कैल्शियम इनटेक कर रहे हैं, और अगर वो कैल्शियम इनटेक तो हो रही है आपकी डाइट के अंदर तो आ रही है, बट दे आर नॉट अब्जॉर्ब इनटू द बोन्स, सो उस वक्त आपको साथ विटामिन डी लेना पड़ता है। जब आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम भी आपकी यूजलेस होती है बॉडी के अंदर। मेंटेनेंस के लिए, सेल ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ से मिलता है? सोर्स सनशाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आप जानते हैं जब सूरज की रोशनी हो जाती है हमको विटामिन डी मिलता है। इसका वो फोर्टिफाइड मिल्क होता है, एग यॉक होता है, और सॉल्ट वाटर फिश है। यानी जो ये जो सामन वगैरह है, ये सी के अंदर जो मछलियां होती हैं उनसे आपको विटामिन डी मिलता है। उसके बाद विटामिन ई है, दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्री रेडिकल डैमेज। यानी कुछ जो बॉडी के अंदर ऐसे एजेंट्स आते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डैमेजिंग कॉज कर सकते हैं, तो उसको बताने के लिए एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि बॉडी में जो डिफरेंट टॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उनसे हमें बचाता है। कहाँ से मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, आमंड से, वेजिटेबल ऑयल, नट, सीड्स वगैरह से। विटामिन के दैट प्रमोट हेल्दी ब्लड क्लॉटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल होता है। ये ग्रीनी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, डार्क बेरीज से मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आपने ऑयल के अंदर देखा होगा कमर्शियल्स वगैरह में कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो दिल के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ओमेगा 3 जो है ये फिश के अंदर होता है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ सोर्स आपको मिल रहा है, जो फैटी फिश है सामन में, मैक्रल्स में, हेरिंग में, ये सारी सी वाटर की फिश है। फ्लैक्स सीड्स, ऑयल्स, वॉलनट्स, कैनोला ऑयल, ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये कैनोला वगैरह की जब मैंने बताया कि ऑयल की कमर्शियल आती है उसके अंदर ये बताते हैं। इसके अलावा इसमें CoQ10 जो है दैट स्ट्रेंथन द हार्ट सेल बाय कन्वर्टिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी। ये अक्सर जो होता है, ये जो हार्ट सेल्स जो है वो फैट को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर, और वो फैट को डिसॉल्व करते हैं, उसके अंदर इसका रोल होता है। ये ऑर्गन मीट से होता है। ऑर्गन मीट का मतलब होता है कि ये जो आप कलेजी वगैरह खाते हैं, या अदर जो कि आपको रिच आयरन वगैरह से होता है वहां से मिलता है, सी फूड से मिलता है। सो ये सारे के सारे देखिए इसमें, जैसे मैंने कहा कि ये आई हेल्थ का, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, हार्ट हेल्थ हो गया, ये इस तरह के सवाल आते हैं। विटामिन सी दैट सपोर्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड इम्यूनिटी अमंग अदर बेनिफिट्स, ये आयरन की अब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी आप आयरन इनटेक कर रहे हैं, अगर आप में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो फिर आयरन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे उधर हमने देखा था कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी था। जी, आपने आफ्टर 10 मिनट जब ये बंद हो जाएगी मीटिंग तो आपने दोबारा से उसी लिंक को ज्वाइन करना है। अब ये कहाँ से विटामिन सी? ऑरेंजेस से मिलता है, सिट्रस से, ठीक है। जो सिट्रस होता है उसके अंदर विटामिन सी होता है। रेड ग्रीन पेपर है, टोमेटो है, ब्रोकली है, ये वो जो वेजिटेबल है वहां से मिलता है। विटामिन बी विटामिन होते हैं, दैट 9 सेपरेट बी विटामिन प्रोवाइड डिफरेंट बेनिफिट्स टू टोटल हेल्थ। ये आगे चल के हम बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें काफी सारे विटामिन आ जाते हैं।
वो हम एक अलहदा से इसको जो है वो डिस्कस करेंगे एक स्लाइड के अंदर कि क्या क्या रोल इसका होता है। और ये मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज हैं, आगे चल के इस पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो ये स्लाइड्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी, कुछ सवाल भी हम इससे रिलेटेड करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट ओवरऑल जो आपका जो एग्जाम आएगा उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें इसमें जो हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हैं। इनमें कुछ चीज़ें आपने याद करनी, बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि एवरीडे साइंस में जो बेसिक चीज़ें वही आती हैं। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से होते हैं देखें। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होती है वो 2:1 होती है। बड़ा कॉमन सा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं C6H12O6। तो इसमें देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट की आप कह सकते हैं कि एक आप आइडेंटिटी है कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, लेकिन आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपने अगर देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है तो ये ऑब्वियस है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर यहाँ आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो फिर फैट कैसे आप सेपरेट करेंगे। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं इसकी रेशो बहुत ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की रेशो बहुत कम होती है। जैसे अगर मैं कोई फैटी एसिड लिखूं, मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं जो है वो एक फैटी एसिड लिखता हूँ C15H31COOH। अब ये पामेटिक एसिड है। इसमें हम देखें कि कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। कार्बन 16 है, 15 ये और एक ये। हाइड्रोजन जो है वो 32 है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 2 है। तो इससे पता चलता है कि ये फैट्स हैं। प्रोटीन की सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक जो आप आइडेंटिटी देखेंगे वो है नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और किसी में भी नाइट्रोजन होगी, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है, लेकिन नाइट्रोजन इज द बेसिक एलिमेंट। अलॉन्ग विद दैट सल्फर, फॉस्फोरस भी होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें स्टार्च है, सेलुलोज है। डाइसैकेराइड्स भी होते हैं जिसमें माल्टोज और सुक्रोज होते हैं। मोनोसैकेराइड में बहुत कॉमन ग्लूकोज है, ठीक है। अब फैटी एसिड में अगर हम इसमें देखें तो ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, क्योंकि ये डाइट्री है, इसको हम कहते हैं ट्राई ग्लिसराइड। और हमारी डाइट्री लिपिड जो होते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली डाइट की बात करें, लिपिड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, वेरिएबल फंक्शन है इनके, लेकिन डाइट्री लिपिड्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जिसमें एक ग्लिसरॉल जो कि एक अल्कोहल है और 3 फैटी एसिड होते हैं। और इसके जो सब यूनिट है वो अमाइनो एसिड है। ये आपने देखा होगा। अमाइनो एसिड के टोटल नंबर पूछे जा सकते हैं, 20 होते हैं जो कि हमारी बॉडी में यूज होते हैं। और 20 में 2 कैटेगरी आ जाती हैं। 10 जो होते हैं वो असेंशियल होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और 10 जो होते हैं वो नॉन असेंशियल होते हैं। अब असेंशियल नॉन असेंशियल में क्या फर्क होता है। देखिए असेंशियल वो होते हैं दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। और नॉन असेंशियल वो है जो हम खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर 10 जो होते हैं हमारी बॉडी खुद बना लेती, जो जिनको हम नॉन असेंशियल कहते हैं। और 10 जो होते हैं हमारी बॉडी नहीं बनाती, जिनको असेंशियल कहते हैं। लेकिन प्लांट की बॉडी 20 के 20 माइनस जो वो खुद बना लेती है, तो उसके अंदर सारे ही नॉन असेंशियल होते हैं। सो ये वाला पॉइंट अपने याद रखना है। एंड व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल होते हैं ये, कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल हो जाते हैं और लिपिड्स नहीं सॉल्युबल होते। आपने देखा होगा ऑयल वगैरह, फैट होगी, चर्बी होगी, पानी के अंदर ये हल नहीं होते क्योंकि ये जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। अब जो प्रोटीन होते हैं वो सम टाइम पॉजिटिव हैं, सम टाइम नेगेटिव, यानी कि सॉल्युबिलिटी होती है नहीं होती, ये डिफरेंट कंडीशन के अंदर ये वेरी करते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आते हैं यूज इन द बॉडी। अब देखिए बॉडी में यूज के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा यूज एनर्जी में है। सबसे पहले अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद नंबर आता है फैट्स का, ऑयल्स का, और आखिरी नंबर पे प्रोटीन आते हैं। अगर आपको ये सीक्वेंस पूछ लिया जाए कि आपकी बॉडी में तीनों अवेलेबल है, ऑब्वियसली तीनों ही है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड और प्रोटीन है। तो तीनों होने के बाद सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ने देनी, और सेकेंडली फैट्स ने देनी है। और अगर दोनों ही नहीं है, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, देन द थर्ड एंड द लास्ट नंबर इज द प्रोटीन।
बिकॉज प्रोटीन और एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, उसने आपकी बॉडी के लिए मेन जो काम करना है वो बॉडी मेकअप का काम करना है, जिसमें आपकी ग्रोथ है, आपकी मसल बिल्डिंग है, उसका काम है आपको एनर्जी देना नहीं है प्राइमरीली। बट इन केस ऑफ स्टावेशन आपने देखा, अगर कुछ नहीं मिल रहा, भूखा कोई इंसान जो है वो कहीं पर रह गया, उसको खाना नहीं मिल रहा, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं, देन इट्स लाइक लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ द बॉडी, और वीक होकर डीजनरेट होकर एंड फाइनली इवेंचुअली डेथ उसकी हो जाती है। एनर्जी में ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें 17 किलो जॉल पर ग्राम, या अगर मैं इसको किलो कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो कार्बोहाइड्रेट का अगर आप 1 ग्राम लेंगे दैट विल प्रोवाइड अबाउट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। और लिपिड्स का जब आप 1 ग्राम लेते हैं, एक तो ये किलो जॉल पर ग्राम में भी लिखी हुई है, अगर लिपिड्स को आप लेंगे 1 ग्राम तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी, और इसका भी एनर्जी देने में रोल है, दैट इज अबाउट 4 और 3.8 किलो कैलोरी, इसके राउंड अबाउट जो हम एनर्जी देते हैं। लेकिन अब फैट्स पे आ जाए, एनर्जी देने इसका रोल है मैंने बताया, बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट यूटिलाइज, और इसी वजह से जब आप देखें आपकी बॉडी में फैट है, अब वो फैट आपकी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं डिसॉल्व होगा? बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली इनटेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डेली डाइट, कि आप रोटी खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, और उसमें कार्बोहाइड्रेट को मिल रहा है, फैट नहीं जाएंगे। जब आप अपना कार्बोहाइड्रेट इनटेक रिड्यूस करेंगे तो फैट का नंबर आएगा। इसी वजह से जब डाइटिंग वगैरह होती है तो उसके अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट को कम करना होता है, प्रोटीन आपने खाते रहना है, प्रोटीन है तो बॉडी बिल्डिंग का नहीं, अदरवाइज तो वीक हो जाएंगे, और फैट्स पे डिसॉल्व होती हैं, और तब जाके आपकी बॉडी जो है उसमें से फैट्स जो है वो मेल्ट होती हैं। अब इसका काम होता है बॉडी में इंसुलेशन देना, बॉडी को सेल मेम्ब्रेन बनाना, हार्मोन्स होते हैं बहुत से, इंसुलेशन, नर्व फाइबर, ये फंक्शन याद रख लेने। प्रोटीन के रिपेयर का काम है, ग्रोथ का काम है, एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन होती हैं, इंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, हीमोग्लोबिन HB आप जानते हैं, आपके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल आप चेक भी कराते होंगे, तो वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। तो बॉडी में ज्यादातर फंक्शन रोल है, एंटीबॉडीज जो है बॉडी को डिफेंस के लिए, इंजाइम आपकी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं प्रोटीन नेचर के, तो ये इसके अंदर। अब फूड में जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट बेस्ड होते हैं, राइस है, ठीक है, पोटैटो हैं, शुगरी फूड्स हैं, केक्स हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फैट्स में आ जाए तो ये ऑयल्स, पीनट है, मार्गारीन्स हैं, ये एनिमल बेस्ड बटर है, फैटी मीट, मिल्क, इसमें आपके पास जो है वो ऑयल जो फैट्स होते हैं, चर्बी वगैरह आप देखते हैं। फिर ऑयल आपने सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे के सारे ऑयल फॉर्म में आपको मिलते हैं। ये ज्यादातर जो होते हैं वो फैट और एनिमल दोनों सोर्स के होते हैं, यानी कि एनिमल सोर्स भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि जो ऑयल होते हैं मोस्टली वो हमें प्लांट से मिलते हैं, उनका सोर्स प्लांट्स होते हैं, और जो फैट्स होते हैं उनका सोर्स एनिमल्स होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स भी हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि फिश ऑयल। अब फिश जो है वो ऑयल प्रोड्यूस, उसमें इसलिए मछली खाने में अच्छी होती है, उसकी वजह ये है कि उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। प्रोटीन्स पे आ जाएं तो ये प्लांट्स बेस्ड है, पीज हैं, बीन्स हैं, टोफू है। एनिमल बेस्ड मीट में चिकन के अंदर, फिश के अंदर भी प्रोटीन है, एग, मिल्क, इनमें भी प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर जो है आपको मिलेगी। अच्छा जी, ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को जब डिस्कस कर लिया, इसमें से बहुत दफा सवाल आए हैं, जितने भी आपको यहाँ पे पॉइंट रखे हैं या अपनी इसको लर्न कर लेना। अच्छा जी, इस पे कैलोरीज में से, अब कैलोरीज जो है आप जानते हैं, कोई भी फूड आप लेते हैं उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं, जो कि आपकी एक डेली रिक्वायरमेंट भी होती है, और आपने हर एक चीज पे उसकी वैल्यू को, जो रैपर्स होते हैं उस पर भी लिखा होता है। सो एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड जो है वो एवरेज नंबर ऑफ नीड, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एवरेज नंबर जो कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं दैट वेरीज फ्रॉम 2000 टू 2500 फॉर मॉडरेटली एक्टिव अडल्ट, इतनी कैलोरीज है वो डेली इनटेक करना होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था कि कैलोरीज में कार्बोहाइड्रेट्स की भी बता दी, प्रोटीन की भी, फैट्स की भी बता दी, विटामिन्स वगैरह में इनमें कोई कैलोरीज जो है वो नहीं होती, याद रखना है। ये 3 हमने पढ़ा दी और ये एनर्जी देने वाले हैं। बाकी जो चीजें मिनरल्स हैं वो हमें एनर्जी नहीं दे रहे, उनके अदर रोल्स हैं, आगे चल के हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सर्विंग
सर्विंग्स जो होते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा कि एक सर्विंग, कितनी सर्विंग किसकी लेनी है। कुछ लोगों ने न्यूट्रिशन जो है वो अगर सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट लिया है तो उनको इसका पता होगा कि सर्विंग जो है वो क्या होती है, और उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड होती है जो कि आपको इनटेक करना होता है। यहाँ पे कुछ सर्विंग्स लिखी हुई हैं कि आपने जब भी आपकी डाइट के अंदर क्या चीज कितनी होनी चाहिए। तो ये भी एक सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी डाइट जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले, जस्ट ये मेरा पेन सेट कर लूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता ग्रुप, ये जो सर्विंग होती हैं ये अबाउट 6 to 11 सर्विंग्स होती हैं, यानी सबसे ज्यादा आपको ये वाली फूड जो है वो रिक्वायर्ड होती है, आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए। जिस लाइक ए पायरामिड, ये एक पायरामिड की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बेस है वो ज्यादा आपको चाहिए, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है वो कम आपको चीजें चाहिए, सर्विंग कम चाहिए। जैसा सबसे ज्यादा सर्विंग आपकी ये जो कि आप रूटीन में लेते हैं, ब्रेड है, सीरियल्स है, राइस, पास्ता वगैरह। उसके बाद आपके नंबर आया था वेजिटेबल ग्रुप्स का, ये आपने इसी सीक्वेंस से लेके जाना है। उसका पार्ट भी आपको थोड़ा सेवेरी नजर आ रहा है, 3 to 5 सर्विंग्स होती है। फ्रूट ग्रुप्स के अंदर आ जाए 2 to 4 सर्विंग्स, डेली रूटीन की बात हो रही। उसके बाद आपके पास जो मिल्क, योगर्ट, चीज ग्रुप में आ जाए, या फिर मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स ग्रुप में आ जाए, तो इनमें सेम सर्विंग्स 2 to 3 सर्विंग्स आपको चाहिए होती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं फैट्स में, ऑयल्स में, स्वीट्स में, दे यूज सेपरेटली, यानी ये बहुत कम इसका आपने जो है वो यूज करना है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि सबसे ज्यादा सर्विंग किसकी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो वेजिटेबल ग्रुप्स हैं वो कौन से नंबर पे आते हैं, फिर फ्रूट ग्रुप्स, ये तकरीबन दोनों सेम इसकी चाहिए होती हैं, फिर मीट वगैरह की आ जाती हैं, और एट द एंड आपके फैट्स, ऑयल होते हैं। इसके सीक्वेंस को आपने याद करना है। अच्छा जी, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक स्लाइड है, और यहाँ से बहुत दफा सवाल आए हैं पेपर के अंदर। ये एक डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं कि बताएं कौन से विटामिन जो है वो कहाँ से मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि बी जो है वो मैं आपको उसके डिफरेंट वेरिएंट जो है वो बताऊंगा यहाँ पे, तो वो आपने इसके अंदर याद रखनी। और और उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, और अवेलेबल फॉर्म कौन सी। देखें यहाँ पर, इसको क्विकली देख लेते हैं, ये आपके पास नोट्स आ जाएंगे, आपने इसको याद कर लेना है। विटामिन ए जो है, रेटिनोल, ये इसके अंदर डिसऑर्डर के रिजल्ट में नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। पुअर विजन यानी नजर की कमजोरी इसकी वजह से आती है। कहाँ से मिलेगा, इससे पहले बात हो चुकी। विटामिन B1 थायामीन है, बेरी की डिजीज, एक्सट्रीम वीकनेस हो सकती है, और ये आपको आगे सोर्स इनके बताए गए हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लूविन कहते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, स्किन जो है वो खराब हो जाती है। B3 इसको नियासिन कहते हैं, नाम सारे अगली बार याद रखने। डायरिया और डिमेंशिया, डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को, भूलने की बीमारी जो है इससे होना शुरू हो जाती है। विटामिन B7 और विटामिन H बायोटिन कहते हैं इसको, इससे डर्मेटाइटिस की, ये भी स्किन डिजीज है, और साथ जो है वो हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। विटामिन B12 जो है साइनोकोबैलामिन, ये एनीमिया, एनीमिया कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये विटामिन B12 आप लेते भी होंगे, ये विटामिन B12 बड़ा कॉमन है आपको, ये एज ए आप मेडिसिन इसको यूज करते हैं। इसके अलावा विटामिन C है, ये बड़ा बहुत दफा सवाल आया है, स्कर्वी की बीमारी है, ये भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। स्वेलिंग ऑफ गम हो सकती है। विटामिन D जो है, कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। रिकेट्स बच्चों के अंदर ये बीमारी होती है कि उनकी टांगे टेढ़ी हो जाती हैं, और ब्रिटल बोन्स इन द चिल्ड्रन, बाउड लेग्स हो जाती हैं, ब्रेक और बेंड हो जाती हैं टांगे इजीली। तो इसका भी हम सोर्स यहाँ आपके सामने अवेलेबल है। विटामिन E जो है फर्टिलिटी को कम करता है, ये स्टेरिलिटी की तरफ लेकर, टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन K ये ब्लड क्लॉटिंग जो है उसके अंदर जो है वो रोल करता है, और उसमें ये हमारे पास रिक्वायर्ड चीजें। उसके बाद मिनरल्स पे आ जाएं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, कॉपर, आयरन, इनके ना लेने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जैसे ब्रिटल बोन्स हैं, टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, बैड टीथ और बोन हो जाती है। फास्फोरस ना लें, आयोडीन ना लेने से गॉइटर की डिजीज हो जाती है,
थायराइड ग्लैंड बड़े हो जाने, गिल्लड़ की बीमारी कहते हैं इसको। पोटेशियम कम लेने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कॉपर ना लेने से भूख की कमी होती है, रिटार्ड ग्रोथ रुक जाती है। आयरन बड़ा कॉमन, आप जानते हैं कि एनीमिया, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल आपको ऊपर बताया, और आगे इनके सोर्स लिखे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने इसको अच्छे से जब लर्न कर लेना इस टेबल को, और यहाँ से भी बहुत दफा सवाल जो है वो रिपीट हुए एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद एक जो हमने आज के लेक्चर के अंदर जो है वो रखा था वो था पेस्चराइजेशन। ये एक मेथड है जो कि फूड प्रिजर्वेशन का मेथड होता है, और स्पेशली जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए। सो दैट इज द हॉट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉयड पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्टेन फूड एंड बेवरेजेस, और स्पेशली मिल्क के लिए, ये मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ये एक साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट था ये, लुइस पैस्चर, और इसके नाम पे ही इसका नेम रखा हुआ है। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क वाइडली प्रैक्टिस्ड इन सेवरल कंट्रीज। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो कितने टाइम के लिए देना पड़ता है। देखिए टेम्परेचर जो है सबसे पहले 63 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे आप देखें ना, दूध लाते हैं और उसको गर्म कर लेते हैं, और गर्म करके आप ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं तो वो सही रहता है, अदरवाइज खराब हो जाता है। उसकी वजह क्या हुई है? पेस्चराइजेशन का मेथड है कि आप सबसे पहले उसको हीट करते हैं, दैट इज फॉर द 30 मिनट्स, और उसके बाद 63 डिग्री जो है उस पर लेके जाते हैं पहले। उसके बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 72 डिग्री पे, और दैट इज फॉर द 15 सेकंड, और उसके बाद कूल डाउन कर लेते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करते हैं। ये सवाल आ सकता है कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने की कौन सी टेक्निक है। इसके अलावा अदर टेक्निक्स भी होती हैं फूड प्रिजर्वेशन की, ये आपके सामने है। कुछ फिजिकल मेथड होते हैं फूड को प्रिजर्व करने, कुछ केमिकल मेथड होते हैं। फिजिकल में ड्राइंग है, चिलिंग है, फ्रीजिंग है, कैनिंग, स्मोकिंग, पेस्चराइजेशन, ये सारे फिजिकल मेथड है। यानी आप इसको फिजिकल एजेंट यूज करते हैं, ड्राई कर लिया है ओवन में रख के, या फ्रिज में रख के उसको फ्रीज कर लिया है, या कोई चिलर में रख के उसको कर लिया, कैन कर दिया, किसी कैन के अंदर उसको डाल दिया, उसको कैनिंग कहते हैं। और स्मोकिंग से उसको स्मोक करके उसमें से बैक्टीरिया जो किल कर दिया या पेस्चराइज कर दिया। केमिकल मेथड में सॉल्टिंग है, पिकलिंग है, शुगरिंग है, ये केमिकल मेथड। जैसे आप अचार डाल लेते हैं, उसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, या आप किसी को नमक लगा के रख लेते हैं चीजों को, या आप कोई जो है वो ये मुरब्बा वगैरह होता है, या आम का मुरब्बा है कोई, उसका शुगर बहुत ज्यादा डाल लेते हैं, उससे भी प्रिजर्व हो जाते हैं। सो दे आर ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, ये स्कैन प्रिजर्वेशन का मेथड है। सो जो हमारे पास एवरीडे साइंस से रिलेटेड आज का लेक्चर के अंदर पॉइंट्स हैं, ये आपने साथ साथ लर्न करने, बड़े इजी वे में इनको देखते जाना है। कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे, उनको आपने खुद से भी सर्च आउट कर सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं, और फिर फर्दर जैसे नेक्स्ट हम, जैसे मैंने कहा कि एमसीक्यू को भी हम साथ साथ कुछ को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये तो प्रीवियस एग्जाम में कहीं हो रही है। या फिर आगे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं। साथ साथ आपने जो है वो इनको भी देख लेना, अगर आप में से किसी को आता होगा तो आप प्लीज उसको जो है वो माइक खोल के आप इसको बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। क्या कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड, प्रोटीन है, विटामिन, मिनरल, ये सारे के सारे हैं? जी बताएं जरा इसका आंसर। डी है। हाँ जी, ये सारे के सारे जो है वो न्यूट्रिएंट हमारी डाइट के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए क्या प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, बोथ ए एंड बी? प्रोटीन्स, मिनरल्स, डी है। के अंदर डी आ जाएगा, इसमें दोनों ही आ जाएगा। यस, क्योंकि प्रोटीन ग्रोथ के लिए और साथ हमें विटामिन भी चाहिए होते हैं दोनों के दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं ज्यादा वो एज सच बॉडी के अंदर कोई कैटलिस्ट है या एनर्जी देने के लिए भी कुछ ऑर्गेनिक मिनरल्स हैं वो यूज होते हैं, लेकिन जो ग्रोथ के लिए है प्रोटीन और विटामिन यूज होंगे। विच आर द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन से एनर्जी देते हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट को चूज करें, क्योंकि मैंने कहा अगर दोनों आ गए तो प्रोटीन को चूज नहीं करें, क्योंकि प्रोटीन का जो काम होता है वो मेनली बॉडी फॉर्मेशन में है। बॉडी फॉर्मेशन, तीनों के फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। बॉडी फॉर्मेशन हो सकता है, कोई और फंक्शन रोल प्ले करता है, लेकिन एनर्जी देना इसका प्राइमरी रोल नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स प्रोवाइड डाइटरी फाइबर्स? अच्छा, फाइबर्स कौन देते हैं? पल्सेस देते हैं, होल ग्रेन्स देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? Fruits and vegetables. Vegetable. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी है, लेकिन होल ग्रेन और पल्सेस में भी फाइबर होता है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन भी है। देखिए, जरूरी नहीं है, फाइबर प्रोटीन दोनों भी तो हो सकते हैं ना, वो और भी बहुत सी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन क्योंकि प्लांट जो होता है वो हमें फाइबर देता है, तो इस वजह से ये सारे के सारे प्लांट्स हैं, तो ये भी इसके अंदर करेक्ट। हाँ, अगर कोई पल्सेस की जगह अगर मैं मीट लिख देता, ठीक है, या मैं होल ग्रेन की जगह अगर जो एग लिख देता, तो फिर आप इसकी तरफ चले आए, लेकिन अब क्योंकि सारे ही प्लांट लिखे हुए हैं तो ऑल करेक्ट है। Which of the following food products are the best source of animal protein? Milk, egg, cheese, all of the above. सर डी है इसका। All of the सारे के above. सारे, ठीक है, इसके अंदर हमें एनिमल प्रोटीन ही इसमें मिलेगी। Which of the following minerals function by building strong bone and teeth? कैल्शियम। Calcium. कैल्शियम वो हमें बोन को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में होगा। आपने अक्सर टूथपेस्ट में देखा होगा कि जी कैल्शियम से भरपूर है, और वो उसके अंदर वो बोन के लिए। एग इज द रिच सोर्स ऑफ, एग के अंदर क्या होता है? एग इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल ऑफ द अबव। Proteins. इसके अंदर सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है, और मिनरल्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब देखें, इसमें फैट भी तो है एग के अंदर, एग में प्रोटीन भी है, फैट भी है, और मिनरल्स भी इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है, विटामिन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट? कौन सा है जो हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेगा? मिल्क है, वाटर है, फ्रूट जूस है, या वेजिटेबल सूप है? Vegetable. बी इज करेक्ट। Water. वाटर हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देगा, पानी जस्ट एक एक्वस मीडियम देता है एंजाइमेटिक एक्शन में, जो कि हमारी बॉडी में, और दूसरा ये हीट स्टेबिलिटी के लिए होता है, कि अगर आप गर्मी में, आप जानते हैं कि पानी आपकी बॉडी में होगा, वेपोरेट होगा, आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आएगा, और अदरवाइज इसके अंदर से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स? मिल्क, एग, लेग्यूम, चीज? लिग्यूम्स। लेग्यूम्स इज करेक्ट। ये हमारे पास प्लांट प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है। ये लेग्यूम्स होते हैं ना, फली वाले जो पौधे होते हैं, फलीदार जो होते हैं, उनमें प्रोटीन होती है मेनली। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज रिच इन फैट? ये आपके सामने इसमें है, फैट किसमें था? राइस, मेज, मिल्क, एग, बीन, बटर, चीज, ऑयल, नन ऑफ द अबव। इसके अंदर ये सारे के सारे फैट, इसके अंदर रिच फैट है। Which of the following statement is false about the nutrient in the milk? Milk is a good source of calcium. Meat is a good source of protein. Milk is a good source of vitamin. Milk is a good source of vitamin D. False ढूंढना है आपने। विटामिन सी Option C. C नहीं होता इसके अंदर। इसमें कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है। मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं कैसीन प्रोटीन। अच्छा, मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, आपको एक वर्ड याद करना, लैक्टोज। Yes. ये मिल्क शुगर है, तो मिल्क में प्रोटीन भी है, प्रोटीन ये कैसीन प्रोटीन है, और शुगर लैक्टोज है। गावा, लेमन, ऑरेंज एंड टोमेटो आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। सी होता है इसमें, ठीक है। Vitamin C. लेमन में, ऑरेंज में, सिट्रस के अंदर और टोमेटो वगैरह के अंदर सी जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है, साथ। पोटैटो, सीरियल्स, बीन्स एंड ऑट, Carbohydrate. इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फूड? फूड का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? फैट, फाइबर, वाटर, या नन ऑफ द अबव? Water. ये सारे ही फूड के कंपोनेंट हैं, ठीक है। फैट भी हमारे फूड के अंदर है, फाइबर भी है, वाटर भी फूड का कंपोनेंट है। वो अलग बात है कि न्यूट्रिएंट्स देगा या नहीं देगा,
लेकिन आप जानते हैं कोई भी आप फूड ले रहे हो, वाटरी फूड भी तो होती है, उसके अंदर कोई फ्रूट खा रहे हैं, वाटर है उसके अंदर बहुत। The most significant and essential mineral required for our body is iron, sodium, calcium, all. All. Iron. Of above. Iron. All of the above. Which of the following is the most essential nutrient for women during the initial stage of pregnancy to prevent the birth defects? Thiamine, folic acid, vitamin C, vitamin E. Yes, Folic acid. Folic acid. folic acid का intake भी किया जाता है during this specific condition. Which of the following vitamin helps in the blood clotting? अभी हम पढ़ के आए हैं. Vitamin K. Vitamin K. Vitamin K. Vitamin A. Vitamin K जो है, K blood clotting. option. Which is the leading cause of blindness in the adult worldwide? किस चीज की deficiency? Vitamin A deficiency. Vitamin A deficiency. Yes, क्योंकि हमने देखा कि ये आई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ब्लाइंडनेस का जो है वो कॉज कर सकता है. Which of the following vitamin deficiency cause the beriberi? ये भी बड़ा सवाल बहुत दफा है. beriberi B1 जो है, इसको हमने वर्ड यूज किया था, इसके लिए थायमीन वर्ड भी यूज होता है. थायमीन. Which of the following vitamins function as both hormone and visual pigment? प्लीज माइक बंद कर लें, थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है लेक्चर में. अच्छा, विजुअल पिगमेंट और हार्मोन्स जो हैं वो दोनों का काम कर रहे हैं, इसको कहते हैं रेटिनल. ये एक विजुअल पिगमेंट में रेटिना से रिलेटेड है और साथ साथ ये एक हार्मोन के तौर पर भी काम करता है. Which of the following nutrient deficiency cause megaloblastic anemia? ये अनीमिया जो है वो खून की कमी और ये एक हाई डिग्री ऑफ एनीमिया के अंदर आ जाता है. Folic acid. फॉलिक एसिड की. आयरन की क्या होता है इसके अंदर? तो आयरन नहीं होगा तो उससे जो डेफिशिएंसी है ब्लड की, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इसको कहते हैं. Which of the following is a fat soluble vitamins? ये भी अभी हमने इसमें देखा है कि फैट सॉल्युबल कौन सा है. Vitamin K. के जो है वो फैट, बाकी सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं. Which of the following vitamins serve as a hormone precursor? हार्मोन के तौर पे भी ये काम करता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा विटामिन डी. ये हार्मोन प्रिकर्सर भी होता है और साथ साथ जरा ये एक विटामिन इसका रोल भी है जो कि हम इससे पहले जो है पढ़ चुके हैं. Which of the following best source as a best source of vitamin A? विटामिन ए का बेस्ट सोर्स कौन सा? स्वीट पोटैटो, पोल्ट्री, लेग्यूम और डेयरी प्रोडक्ट. Dairy product. ए का विटामिन ए जो है, ये स्वीट पोटैटो जो है वो शकरकंदी होती है, उससे हमें ए जो है वो मिलता है. Which of the following is a water soluble vitamin? अब ये देखिए ऊपर बी, सी, B2 ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन. All of Yes, all of the above. So ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट भी हुए हैं और इसी तरह के आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी आएंगे. लेकिन ये कि जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट वही हो, but you should be prepared for the vitamins, their deficiencies, their like causing diseases किस तरह की cause करें, their source, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए. और मैंने बताया कि एवरीडे साइंस आप किसी भी एग्जाम के अंदर जाते हैं तो या किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये बड़ी कॉमन चीजें जो आके आपसे पूछी जा सकती हैं. So that's all about today's lecture.